गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोसिव्स एंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि माइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी माइनिंग के हैं उन सभी के में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। इसी के साथ ही इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक सिंगल वीडियो में, जो कि एक मास्टर वीडियो है, इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ अनसर्विसिएबल एक्सप्लोसिव। अनसर्विसिएबल एक्सप्लोसिव का से रिलेटेड जो ये मतलब उनको खत्म करना रहता है। जो अनसर्विसिएबल मतलब ऐसे एक्सप्लोसिव जो खराब हो चुके हैं, तो जब उनको खत्म करना रहता है तो उसमें से निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो गन पाउडर को आप पानी में, गर्म पानी में फेंक दीजिए, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को मिट्टी में गाड़ दीजिए। एक्सप्लोसिव जिसमें कि नाइट्रोग्लिसरीन है, उनमें उनको जो है तो सूखी घास और केरोसिन की मदद से जला दीजिए। डिटोनेटर्स को डायरेक्टली जला देना है। बाप रे, ये सब करना है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटोनेटर्स को डायरेक्टली नहीं जलाना है, ठीक है। अभी इसके बारे में ना मैं पूरा आपका डिटेल में एक बार बताऊंगा जरूर, तो ध्यान से सुनते रहिए। आवाज क्लियर है ना? For destroying the nitroglycerin based explosive, at what intervals they shall be kept on grass? नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव्स को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, खत्म किया जाता है, खराब होने पे देखो उनको खत्म तो करना ही पड़ेगा। तो उनको जो है तो कितने इंटरवल्स पर आप सूखी घास के ऊपर रखेंगे, कितनी कितनी दूरी पर, है ना, जो उसके कार्ट्रिज है ऐसे बिछा दोगे ना जमीन पे, जमीन पे ऐसे बिछा दोगे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए? 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25-25 mm की दूरी पर इनको जो है तो रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 50 लाख के लिए। फॉर डिस्ट्रॉइंग नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट ग्राउंड शैल बी फ्री फ्रॉम ड्राई ग्रास। जब नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उनको सूखी घास पे लटाया जाता है, लेकिन बोला जाता है जहां पर भी इनको रखा गया है सूखी घास के ऊपर, ठीक है, सूखी घास के ऊपर रखा गया है, तो ये सूखी घास जहां पर भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इससे कितनी दूरी तक एक भी सूखी घास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक भी सूखी घास नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताना है ये 15 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। तो अगले 100 मीटर तक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक भी 100 मीटर की दूरी तक एक भी सूखी घास नहीं होनी चाहिए। मैं यहां डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। मैं जान रहा था आप लोग यहां कंफ्यूज हो गए, 15 मीटर आंसर बोल दोगे। वो भाई एक्सप्लोसिव वैन की बात कर रहा है, या फिर जहां चार्जिंग हो रही है। डिस्ट्रक्शन की अलग चलता है, डिस्ट्रक्शन का खेला अलग है पूरा, ठीक है। तो इसके खेला को याद रखिए। What must be the position of hole for blasting without solid blasting in case of shale roof as an immediate roof? अब देखिए, अगर मान लीजिए आपके इमीडिएट रूफ में शेल है, अगर आपके इमीडिएट रूफ में शेल है, तो उस केस में आप रूफ से कितनी दूरी पर जो है तो होल मार कर ब्लास्टिंग करेंगे? सॉलिड ब्लास्टिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर होल मारेंगे? तो रूफ से 0.3 मीटर नीचे, 0.5 मीटर नीचे, या फिर 0.75 मीटर नीचे, या 1 मीटर नीचे। तो रूफ से 0.3 मीटर नीचे आपको होल मारना है, अगर शेल रूफ है और सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं कर रहे हो मतलब मशीन कट फेसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तब की बात कर रहे हो भाई साहब। What must be the position of hole for blasting without solid blasting in case of sandstone roof? अब सेम वही चीज क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सैंडस्टोन रूफ होगा तो क्या करेंगे? तो 30 mm नीचे मारेंगे होल, या फिर 150 mm नीचे मारेंगे, ठीक है, या फिर आपका 75 mm नीचे मारेंगे, या फिर 100 mm नीचे मारेंगे।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 150 mm नीचे मारेंगे। सिंपल सी बात, अरे यार सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। ये आपका फेस, यहाँ पे मान लीजिए रूफ में आपके क्या है, सैंड स्टोन है, ठीक है। साइड से दिखाता हूं, ये आपका फेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है रूफ में क्या है, सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन है या फिर शेल है। अगर शेल है तो रूफ से 0.3 मीटर नीचे आप क्या करोगे, होल मारोगे। अगर सैंड स्टोन है तो रूफ से 150 mm नीचे, इतना नीचे आप जो है तो फेस में होल मारोगे, इससे इतना नीचे, ठीक है। रूफ से इतना नीचे आपको होल मारना है फेस में, बस इतनी सी बात बोल रहा है। 4 और 5 में दोनों में वही चीज बोल रहा है, एक में बस सेल है, दूसरे में सैंड स्टोन है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताऊं? चलो फिर से सुनते हैं। देखो, ये देखिए, हाँ ये गुड क्वेश्चन है। रीजन क्या है नीचे मारने का? देखो शेल, अच्छा ये बताओ, ब्लास्टिंग करने पर, ब्लास्टिंग करने पर शेल पहले फूटेगा कि सैंडस्टोन आसानी से फूटेगा? शेल आसानी से टूटेगा कि सैंडस्टोन आसानी से टूटेगा? शेल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, शेल पहले टूटेगा, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं दो व्यू आपको दिखाता हूं। एक तो आप गैलरी के अंदर खड़े होकर ये फेस को देख रहे हो, ठीक है। और इस फेस में जस्ट सपोज अभी के लिए मैं बोल देता हूं, चलो शेल है, ठीक है। शेल क्योंकि कमजोर होता है। अब दूसरा मेरा साइड से देखते हैं। ये आपका, यहां पर आप खड़े होके, खड़े हो यहां पर आप, ठीक है। सेम यही चीज आप ये देख रहे हो यहां से, ठीक है। ये दो व्यूज हैं, एक सामने से, एक ये इस तरीके से सामने से व्यू देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई देगा, जब साइड से देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। व्यू समझ में आ रहा है? ये आपका रूफ में शेल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे बोल रहा है कि अगर शेल रूफ है तो वो आसानी से टूटेगा, तो वो उसको मैं 300 mm नीचे, उसको फोड़ने की मुझे ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। 300 mm नीचे में क्या करूंगा, मुझे होल मारना है, नहीं तो मेरी रूफ की हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर शेल के पास में मैं ब्लास्टिंग करूंगा तो मेरी रूफ की हाइट भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, शेल रूफ होगा तो मैं कितना नीचे में होल मारूंगा, 300 mm नीचे होल मार दूंगा, ताकि 300 mm मतलब 0.3 मीटर, 300 mm नीचे होल मारूंगा ताकि मेरा रूफ पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और मुझे एक स्मूथ रूफ मिले, ठीक है। दूसरा बोलता है कि अगर मान लीजिए सैंड स्टोन है, मतलब कि सामने से अगर देखोगे तो जो सबसे ऊपर का होल होगा वो इससे 300 mm, रूफ से 300 mm नीचे होना चाहिए। 0.3 मीटर बोला है ना, 0.3 मीटर नीचे बोला है ना, 0.3 मीटर बोला है ना। 0.3 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 1 सेंटीमीटर में कितने mm, 10 mm होता है। तो 30 सेंटीमीटर में कितने mm,
300 mm होगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 300 mm। ठीक है, अब आई बात समझ में, 300 mm नीचे मैं होल मार रहा हूं। वहीं पे अगर सैंड स्टोन रूफ है तो मैं 150 mm, सीधे आधा कर दे रहा है, 150 mm नीचे मैं होल मारूंगा, क्योंकि सैंड स्टोन मजबूत है, वो झेल ले जाएगा। ठीक है, किस बात की जल्दी है यार, हौले हौले समझ लो, जल्दी खत्म करना तो मैं तो क्वेश्चंस दे दूं ऐसे ही, फुर्सत कर दूं। ठीक है, तो अपन को मतलब मेन काम ये है कि यार ठीक है, रूफ पे उतना ज्यादा कब इफेक्ट पड़ेगा कब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपन जो है तो रूफ की हाइट भी ज्यादा ना होने पाए, तो उस हिसाब से अपन होल मार रहे हैं। ठीक है, कि इतना नीचे होल मारेंगे रूफ से, इतना नीचे, जैसे फ्लोर से इतना ऊपर, वैसे रूफ से इतना नीचे। हाँ, कोयले की बात है, शेल कोयले में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ब्लास्टिंग विदाउट बीओएस। अगर बिना बीओएस के ब्लास्टिंग हम करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। डेप्थ ऑफ होल मस्ट बी 150 mm लेस देन कट। ड्रिल इन हार्ड रॉक inclined towards band. If band is near roof, then drilling shall be done in roof. Short holes shall cross the cleavage plane at right angles. ठीक है, आई न्यू इट। बीओएस का मतलब होता है ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड, जिसे आप सॉलिड ब्लास्टिंग के नाम से भी जानते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि जो होल की डेप्थ है ना, आपका बोलता है कि जो होल की डेप्थ है, जब कभी भी मतलब आप ब्लास्टिंग करते हो अंडरग्राउंड माइंस में, बिना सॉलिड ब्लास्टिंग के जब कभी भी ब्लास्टिंग करते हो, तो बोलता है कि आपके जो होल की पोजीशन और जो डेप्थ होनी चाहिए वो इन चीजों पे डिपेंड करती है। किन किन चीजों पे। पहला पोजीशन तो बोल, पहले दो पोजीशन तो हम जान गए कि रूफ पे डिपेंड करती है ना, पहले दो पोजीशन हम कहां से जाने कि रूफ पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा कि जो होल की डेप्थ है, जो होल की डेप्थ है, मतलब कि अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए कि ये मेरा फेस है, अब ये मशीन से मैंने कट किया है। ठीक है, ये मशीन से मैंने कट किया, अब इसको मैं ब्लास्टिंग करके ये ऊपर और नीचे चारों तरफ मैंने मशीन से कट कर दिया है। अब मैं ड्रिलिंग करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो ड्रिलिंग कर रहा हूं तो मेरा जो भी मशीन की कट की गहराई है उससे 150 mm, 150 mm मेरे होल की गहराई कम होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ होल मस्ट बी 150 mm लेस देन कट। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि मेरा जो ड्रिल कर रहा हूं मैं होल, उसकी गहराई, होल की जो डेप्थ है वो कट के डेप्थ से 150 mm कम होना चाहिए। होल की डेप्थ कट के डेप्थ से 150 mm कम होना चाहिए। आप हार्ड रॉक में जब भी ड्रिलिंग करते हो, ठीक है, हार्ड रॉक में जब ड्रिलिंग करते हो, क्योंकि फ्री फेस है यार, आपका फ्री फेस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आसानी से टूट जाएगा, वहां तक आसानी से टूट जाएगा।
नहीं तो क्या होगा, एक गड्ढा टाइप्स हो जाएगा। ब्लास्टिंग के बाद आपको कैसा फेस चाहिए, मुझे ऐसा से फेस चाहिए, ठीक है। ब्लास्टिंग के बाद मुझे ऐसा फेस चाहिए। अगर मैं एकदम इसके बराबर कर दूंगा तो क्या होगा कि तो आपका इतना हिस्सा मतलब ऐसे कट के नीचे गिर जाएगा। आप ब्लास्टिंग करोगे तो कट के नीचे गिर जाएगा। अगर मान लो अगर मान लो आपने पूरा बराबर एकदम बराबर तक कर दिया, जितना भी फेस का कट है उस फेस के कट की जितनी भी डेप्थ है उतने के बराबर अगर आपने क्या किया, ड्रिलिंग किया, तो क्या होगा उस केस में कि आपका यहां पर क्रैक्स डेवलप कर देगा और हो सकता है हल्का सा ऐसा स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर दे दे तो ये एक दिक्कत का बात ना हो जाएगा। फिर आप उसमें जब ड्रिलिंग करोगे और ब्लास्टिंग के लिए चार्जिंग करोगे तो क्या होगा इससे दिक्कत क्या होती है आपको कि भाई क्रैक्स हैं होल में क्रैक्स है तो क्या एक्सप्लोसिव पूरा जाएगा अंदर? नहीं ना, इसलिए ऐसा करते हैं। और एक कंटिन्यूअस फेस भी नहीं मिलेगा आपको, एक प्लेन फेस नहीं मिलेगा आपको, ये एक दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। होल की पोजीशन, अगर हार्ड रॉक में आप कर रहे हो ब्लास्टिंग, नहीं समझा? अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कट के डेप्थ के बराबर ड्रिलिंग करोगे, चलो एक सेकेंड बताते हैं। सिचुएशन ही नहीं बन रहा है। सिचुएशन ऐसी है कि आप गए हो वहां ब्लास्टिंग करवाने, ठीक है। ये आपका फेस है, आपने चारों तरफ ऐसे मशीन से कट कर दिया। मशीन कट तो समझ में आ रहा है ना, मशीन से चारों तरफ कट कर देते फ्री फेस प्रोवाइड कराने के लिए। ये तो समझ में आता है ना, इसका सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। हाँ तो देखा तो मैं भी नहीं हूँ, बट माइनिंग में आए हो तो इमेजिनेशन तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। इस प्रकार से। अच्छा ये लड़का नहीं बनाया था मैं। अह, अब यहां पर एक तो मैंने कम डेप्थ रखी है, ठीक है। तो डेप्थ कम रखी मतलब इसमें मैंने 15 सेंटीमीटर, बोले तो 150 मैंने गहराई कम रखी, ठीक है। एक ये ड्रिलिंग फेस है मेरा, पूरा ड्रिल किया हूं, जिसमें कि इसकी डेप्थ के बराबर, मशीन कट के फेस के डेप्थ की बराबर। और ये बिल्कुल नहीं, अंडर कट, साइड कट, लोअर कट ये अलग चीज है, ओपन कास्ट में है। अब देखिए, इसमें ब्लास्टिंग किया आपने, ब्लास्टिंग करने के बाद यहां पे जो फेस मिला आपको, कुछ ऐसा फेस मिला।
ये इतना हिस्सा आपका कट के टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, ये एकदम ऐसा प्लेन हो गया। ऐसा कुछ मिला आपको ब्लास्टिंग के बाद। इसमें जब मैं ब्लास्टिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार का फेस मिलेगा। तो विच इज द बेटर ब्लास्टिंग, किस में अच्छा फेस मिल रहा है आपको, इस वाले में, ये वाले में नहीं मिल रहा। बस इतनी सी तो बात समझा रहा हूं कि डेप्थ कम रखो इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। शॉर्ट होल्स शैल क्रॉस द क्लीवेज प्लेन एट राइट एंगल। शॉर्ट होल्स आपका क्लीवेज प्लेन को राइट एंगल पे क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट होल्स क्लीवेज प्लेन थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। क्या होता है क्लीवेज, क्या होता है आपका रॉक टूटेगा कैसे, आपका रॉक टूटेगा कैसे। ठीक है, क्लीवेज आपका रॉक टूटता कैसे है उसको बोलते हैं। अगर मेरा क्लीवेज ऐसा है, रॉक ऐसा टूटने वाला है, ठीक है, तो मुझे इसके पैरेलल होल नहीं मारना है, हमेशा इसके राइट एंगल पे होल मारना है। नहीं तो क्या हो जाता है कि गैस इसी में से बाहर आ जाएगी। ठीक है, और एक बार, हाँ सही बोला, गूगल करके देख लो, वहां पे क्या है, मैं उतना अच्छे से क्लीवेज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद ही नहीं क्लियर है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे खुद ही उतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाता हूँ क्लीवेज वगैरह। जियोलॉजी में मेरा हाथ बहुत बेकार है, सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट लगता है मेरे को। बाकी मैं ये चीज आपको डिटेल में बता दूंगा, ये बैंड वाला। बाकी ये अभी के लिए इतना याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अभी अपन डिटेल में एक बार जानेंगे कि पोजीशन क्या होती है सभी की। आते हैं, विच ड्रिलिंग पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज डायमंड कट। किस ड्रिलिंग पैटर्न को डायमंड कट भी कहा जाता है, किस ड्रिलिंग पैटर्न को डायमंड कट के नाम से भी जाना जाता है। वेज कट, ड्रैग कट, पिरामिड कट, बर्न कट। बिल्कुल सही जवाब, पिरामिड कट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन मतलब कि पिरामिड कट को ही डायमंड कट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्रिलिंग पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज वी कट। किस ड्रिलिंग पैटर्न को वी कट के नाम से भी जाना जाता है। वेज कट, ट्रैक कट, फैन कट, कौन कट। वेज कट को वी कट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कौन कट क्या है। विच होल्स आर ड्रिल्ड राउंड द पेरीमीटर ऑफ ड्रिफ्ट। पेरीमीटर ड्रिफ्ट के चारों तरफ, मान लीजिए मुझे जैसे ये ड्रिफ्ट बनानी है, ये मुझे ड्रिफ्ट बनानी है, मुझे कोल सीम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट जो है तो कुछ इस प्रकार का है।
तो मैं इसके चारों तरफ ऐसे होल्स मारता हूं, तो इन होल्स को क्या कहा जाता है, ताकि मुझे एक अच्छी फिनिशिंग मिले, अच्छी फिनिशिंग मिले। इन होल्स को अच्छी फिनिशिंग है, मतलब सिर्फ पेरीमीटर में ही होल्स मारा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रिमर। ट्रिम करता है, ट्रिम मतलब छटाई, ट्रिम कर देगा, ठीक है। ट्रिमर का मतलब ट्रिम कर देगा, मतलब एकदम बराबर कट देगा आपको, ये काम होता है ट्रिमर का। राउंड द पेरीमीटर ये होल्स मारे जाते हैं, इन होल्स को ट्रिमर कहा जाता है। जो आपके कॉर्नर में होल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ट्रिमर होल्स, ठीक है। आज दिन ही खराब है। व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन होल्स ऑफ ट्रिमर्स ड्रिल्ड राउंड द पेरीमीटर ऑफ ड्रिफ्ट। अब ये ट्रिमर्स के बीच की दूरी कितनी होती है, ट्रिमर होल्स के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर, 0.5 मीटर, 0.6 मीटर। तो दो ट्रिमर होल्स के बीच की दूरी, तुक्का मार रहे हो, आज कोई पढ़ के नहीं आया है, 0.6 मीटर होती है। दो ट्रिमर होल्स के बीच की दूरी 0.6 मीटर होती है। बुक खोल के देख लो यार। अरे ये क्या आ गया, एक्सप्लादर। हाँ, आपने पूछा था एक्सप्लोडर के बारे में। ये है आपका मैग्नेटो एक्सप्लोडर। मैग्नेटो एक्सप्लोडर में क्या है कि ये जो हैंडल देख रहे हो ना, इस हैंडल को तड़क तड़क घुमाया जाता है। अब इस हैंडल के बीच में ऐसे ये दो ठो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट के बीच में एक ऐसी वायरिंग होती है। अगर बचपन में जनरेटर के बारे में पढ़े होगे या मोटर के बारे में पढ़े होगे तो ऐसा है, ठीक है। अब ये एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ हमेशा मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं। अब क्या होता है कि जब आप हैंडल को घुमाओगे तो ये आर्मेचर घूमेगा, ये आर्मेचर घूमेगा, उसके कारण, अब देखो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब ये तो एकदम बेसिक में मतलब पहुंच जाना पड़ेगा मैं, ठीक है। बस अभी के लिए बस इतना समझिए कि दो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनका जो है तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब मेरा ये कॉइल ऑफ वायर वायर जब घूमता है हैंडल घुमाने पर, तो धीरे धीरे मेरा क्या होगा, ये चार्ज होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, और एक समय बाद जैसी बत्ती जलेगी मैं धम्म से बटन दबाऊंगा और भम्म से उड़ जाएगा। ये होता है मैग्नेटो एक्सप्लोडर। सिंपल भाषा में एकदम समझाया हूं कि आपका दो मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में आपका एक आर्मेचर होता है, इसको बीच वाले को बोलते हैं आर्मेचर, जो कि गोल गोल घूमता है। ये आर्मेचर ही बीच में घूमता है गोल गोल, और इसके घूमने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फाइनली हम जो है तो क्या कर देते हैं, ये चार्ज हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा आपका आता है डायनेमो कंडेंसर एक्सप्लोडर। डायनेमो कंडेंसर एक्सप्लोडर, डायनेमो कंडेंसर एक्सप्लोडर में क्या है, इसमें बैटरी लगी होती है, ठीक है, या फिर यूं बोल दो कंडेंसर डायनेमो एक्सप्लोडर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बैटरी होती है, बैटरी होती है, और एक होता है कंडेंसर, कंडेंसर। इसमें खास बात यह है कि ये जो डायनेमो कंडेंसर एक्सप्लोडर है इसका इस्तेमाल किया जाता है
हाँ, पंखे वाला कंडेंसर और कुछ नहीं। ठीक है, पंखे वाला कंडेंसर ही है, जिसको बेसिकली कैपेसिटर कहा जाता है। तो इसमें खास बात यह है कि इसको जहां पर भी आपका इनफ्लेमेबल गैस मौजूद नहीं है वहां पे यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है कि आपका बैटरी तो आप चार्ज कर लिए, बैटरी तुरंत ही आपकी चार्ज रहती है। ठीक है, आपका 2 से 3 बार ब्लास्टिंग के लिए इट इज बेस्ट। ठीक है, 2 से 3 बार के लिए आपका जो है तो ब्लास्टिंग करने में ये मदद करता है। दूसरा, इसमें जो आउटपुट होता है 750 डीसी वोल्टेज का आउटपुट इसमें से निकलता है। इतना ज्यादा करंट निकलेगा इसमें से, डीसी करंट 750 वोल्ट का बहुत होता है इतना। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल कभी भी हम ऐसी जगह पे नहीं करते जहां पे इनफ्लेमेबल गैस मौजूद है। अब इसमें क्या होता है कि भाई एक ये जो कंडेंसर है, एक तो बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी। कंडेंसर किस लिए यूज हो रहा है? कंडेंसर क्या होता है, इस टाइप का एक कैपेसिटर होता है जो कि आप पंखे वगैरह में भी लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, अब इसमें ये कंडेंसर का मेन काम क्या होता है कि जो भी बचा कुचा करंट रहता है ये अपने आप में स्टोर करके रखे रहता है, ये स्टोर करके रखता है। एक बार में आपका ये कंडेंसर जो है तो पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर करके रख लेगा, और फिर उसके बाद जो है तो जैसे ही आपको ब्लास्टिंग करना होगा तो ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करता रहता है। ठीक है, ये चार्ज को इकट्ठा करके रखेगा और फिर धीरे धीरे करंट को छोड़ता रहेगा जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती रहेगी ब्लास्टिंग के लिए। तो ये काम करता है, तो इसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख लेता है, ये दिक्कत वाली बात है। तीसरा जो टाइप आता है, अबे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये तो सबने देखा होगा, ये चाबी लगी होती है। ठीक है, और इसमें भी क्या होती है, बैटरीज होती हैं, बट इसमें भी बैटरी लगी होती हैं। 2 से 3 सेल होते हैं, है ना। हर एक सेल की जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट का होता है हर एक सेल। डिटैचेबल की लगा होता है, जैसे ही की लगाते हो, ठीक है, दोनों टर्मिनल्स को एक्सप्लोडर से कनेक्ट करके की को एक स्टेप क्लॉकवाइज फिर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे ही रोटेट करते हैं तो इससे क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करते हैं तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करने पर आपका कंडेंसर जो है तो चार्ज हो जाता है। धैर्य रखिए, बहुत कुछ है आज। आप लोग पढ़ने में जो कल मन लगाए ना, इससे मुझे भी मन लगता है कि मैं चीजों को अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो धैर्य रखिए, आज आपको ना बहुत सारी चीजें बताऊंगा। देखेंगे अपन ब्लास्टिंग कैसे होती है, जिसने जिसने नहीं देखा कभी। क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, कंडेंसर इससे आपका चार्ज हो जाता है। कंडेंसर आपका जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, एक नियॉन लैंप होगा, वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, फिर की को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऑफ पोजीशन पर लाते हैं। ठीक है, और जैसे ही की को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लास्ट हो जाएगा, सारे डिटोनेटर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट करके कंडेंसर को चार्ज किया और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके कंडेंसर में जो भी चार्ज था उसको तड़ाक से भेज दिया कहां पे, डिटोनेटर के पास, और डिटोनेटर ब्लास्ट हो गया। भला बताओ, तो इसका वोल्टेज कम होता है इसलिए इसको अंडरग्राउंड में भी यूज होता है। ठीक है, अब राइनो है, राइनो करके जो आता है वो भी यही चीज है, वो एक बैटरी कंडेंसर है। ठीक है, वो एक बैटरी कंडेंसर है, लेकिन राइनो क्या है, ब्रांड का नाम है।
ठीक है, राइनो ब्रांड का नहीं, इसमें बटन नहीं होता। एक बार एंटी क्लॉक एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज अपन कंडेंसर को चार्ज करते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज में अपन ब्लास्ट करते हैं। तो राइनो क्या है, एक ब्रांड है और कुछ नहीं है। बेसिकली वो है यही वाला एक्सप्लोडर, बट वो एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, बस इतना ही है उसमें, और कुछ अलग से थोड़ी है यार। बट बेसिक जो टाइप्स ऑफ आपके एक्सप्लोडर आते हैं वो 3 ही टाइप के हैं। ठीक, सिंगल शॉट एक्सप्लोडर जो होता है वो एक बार में, सिंगल शॉट और मल्टी शॉट का जो मुझे मतलब जो बताया गया है, मैंने भी ये चीज बहुत बार कंफर्म की बहुत लोगों से, तो मुझे एट द एंड ये बस समझ में आया कि सिंगल शॉट से आप जो है एक ही फेस में एक बार में ब्लास्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टी शॉट में क्या होता है, आप मल्टीपल फेसेस को जो है तो एक बार में ब्लास्ट कर सकते हो। सिंगल शॉट में एक ही फेस को ब्लास्ट कर सकते हो। ठीक है, मल्टी शॉट में आप बहुत सारे फेसेस को एक बार एक ही एक्सप्लोडर की मदद से ब्लास्ट कर लोगे। तीन कौन से, अरे अभी तो बताया बाबू। तीन कौन कौन से हैं, मैग्नेटो, और आपका कंडेंसर डायनेमो, और तीसरा आपका बैटरी कंडेंसर जो कि अभी दिख रहा है आपको। मैग्नेटो, कंडेंसर डायनेमो एंड बैटरी कंडेंसर। हाँ, सभी का नंबर ऑफ शॉट्स फिक्स है भाई। अगर बोल रहा है 80 शॉट, तो मतलब कि या तो आप 30-30 के दो फेस ले लो, 30-30 होल वाले। ठीक है, या 40-40 होल वाले दो फेस ले लो, या कि आप 4 फेसेस ले लो 20-20 होल के। देखेंगे अभी सिंगल शॉट और मल्टी शॉट भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ये चैप्टर खत्म होने से पहले आपके एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक और सवाल पूछा गया था आप लोगों के द्वारा कि डिले एलिमेंट क्या होता है। डिले एलिमेंट आपका जो यूज किया जाता है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट एंड रेड लेड के मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरियम सल्फेट एंड रेड लेड का मिक्सचर होता है। ना ना, एक होल ब्लास्ट थोड़ी होगा यार। ठीक है, एक और सवाल पूछा गया था, इंसेंटिव एंड नॉन इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है, मीनिंग इंसेंटिव का मतलब क्या है, एबल टू, मैं नॉर्मल इंग्लिश का मतलब बता रहा हूं, अब इससे आप अपना समझ जाइए, थोड़ा कोशिश करिए। एबल टू इग्नाइट और कॉज इग्निशन। इंसेंटिव का मतलब ऐसी चीज जो कि जला सके। इंसेंटिव का मतलब ऐसी चीज जो कि जला सके। ठीक है, किसी भी चीज को, जैसे कि किसको जला देगी भाई, इनफ्लेमेबल गैस को, इनफ्लेमेबल गैस को जला देगी, मीथेन गैस को जला देगी। ठीक है, हम अंडरग्राउंड में क्या यूज करते हैं, नॉन इंसेंटिव। नॉन इंसेंटिव मतलब ऐसा डिटोनेटर जो कि जला न सके। ठीक है, हम अंडरग्राउंड कोल माइंस में क्या यूज करते हैं, नॉन इंसेंटिव डिटोनेटर्स,
जो कि आपका जला न सके, नॉट एबल टू इग्नाइट। किसे? इनफ्लेमेबल गैस को। आई बात समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इंसेंटिव का मतलब ही क्या है कि भाई किसी चीज को जला दे, ठीक है। अरे भाई डिटोनेटर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लोसिव को तो जलाएगा ही, बट उसके कारण कोई दूसरी चीज ना जले। लेकिन इंसेंटिव कैसा है कि इसके कारण दूसरी चीज भी जल जाएगी। नॉन इंसेंटिव कैसा है? इसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव जलेगा, उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज इग्नाइट नहीं होगी। क्लियर है विकास? चलिए थोड़ा सा फिर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आजकल जो एक्सप्लोडर आने लगे हैं, ये देखिए मार्केट में ये एक प्रकार का नया एक्सप्लोडर आया है। पहले क्या होता था कि हमें ये मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्या डिटेक्ट करने के लिए? कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें सब कुछ है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, ये सब कुछ है इसमें। इसमें आप कनेक्शन दो, ऑलरेडी अपने से चेक करेगा कंटिन्यूटी, और आपको शो कर देगा कि हाँ ऑल ओके है। बटन दबाओ, पुट्ट से उड़ जाएगा। एक किसी ने डाला भी था इसका वीडियो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, याद नहीं आ रहा मेरे को, ढूंढ भी रहा था नहीं मिला। मैं देखा हूं इसका वीडियो यूज करते हुए, एक बार देखिएगा। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे और डिस्कशन करते रहेंगे ऐसे बीच बीच में। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्रिलिंग पैटर्न इन स्टोन? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अगर आप स्टोन में ड्रिलिंग पैटर्न करते हो? मतलब स्टोन में अगर कोई ड्रिलिंग पैटर्न की बात करें तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो जो कोन कट होल्स होते हैं वो हमेशा सेंटर की तरफ ड्रिल किए जाते हैं फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगोन। पॉलीगोन कैसा होता है? ऐसे। पिरामिड कट और वेज कट का इस्तेमाल हमेशा यूनिफॉर्म थिक बेड्स और सॉफ्ट रॉक में किया जाता है, ठीक है। ड्रैग कट का इस्तेमाल छोटे मोटे ड्रिफ्ट्स में किया जाता है, और फैन कट जो है लैमिनेटेड स्ट्राटा और सॉफ्ट स्ट्राटा के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आपका यहाँ पे पिरामिड कट जो है तो हार्ड रॉक्स में होता है, ना कि सॉफ्ट रॉक्स में होता है। स्ट्राटा के बारे में भी देखेंगे आगे, लैमिनेटेड क्या होता है, सॉफ्ट क्या होता है ना, आपका मैसिव क्या होता है, आगे देखेंगे, सब देखेंगे। मुझे पता है आपको कहाँ कहाँ डाउट होता है, ऐसी थोड़ी एक्सपीरियंस है भाई। Which drilling pattern is best for hard, brittle and homogeneous ground? Which drilling pattern is best for hard, brittle and homogeneous ground? Wedge cut, fan cut, burn cut, pyramid cut. तो इसका आंसर हो जाएगा बर्न कट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होमोजीनियस ग्राउंड के लिए बर्न कट सबसे बेस्ट होता है। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बर्न कट? निम्न में से बर्न कट का एडवांटेज क्या नहीं है? reduced time due to straight holes, depth of pull depends on depth of drill, holes are in the form of cluster, it does not throw the blasted material very far.
मतलब कि बर्न कट में क्या होता है कि आप एकदम सीधे सीधे होल्स मारते हो, सीधे सीधे ऐसे होल मार दोगे, ठीक है। तो सीधे सीधे नाइट एंगल्स पे जो होल मारते हो, तो इसमें आपको जो है तो स्ट्रेट होल्स होने के कारण आपका टाइम भी बचता है, और आपके होल्स स्ट्रेट होते हैं तो सुपरविजन का भी काम होता है। जो डेप्थ ऑफ पुल है ना, ड्रिफ्ट के साइज पर डिपेंड करता है। डेप्थ ऑफ पुल जो है वो डिपेंड करता है किसके, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ड्रिफ्ट, नॉट ड्रिल। क्लस्टर मतलब गुच्छा, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे होल्स होते हैं इसमें बर्न कट में। आपका बर्न कट एक बार थोड़ा लेक्चर्स को देखिएगा, वहां पे मैं बहुत आराम से ये चीजें बताया, और नहीं समझ में आता फिर आप पूछिए तो आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। एक बार जितने भी आपका ड्रिलिंग पैटर्न का जितना भी लेक्चर है उसको एक बार देखिए। एक ही लेक्चर होगा, एक दो लेक्चर होंगे, तो उसको देखिए। ज्यादा दिक्कत आती है तो एक वेबसाइट है यूट्यूब पे, NPTEL, थोड़ा सा वहां पे जाके देखिएगा। विच ड्रिलिंग पैटर्न इज यूज इन टनल्स? टनल्स में कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज होता है? बर्न कट, कॉर्मेंट कट, फैन कट, ड्रिल कट, रिंग ड्रिलिंग। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला ना साइज ऑफ ड्रिफ्ट पे डिपेंड करता है, ना कि आपका ड्रिल पे। टनल्स में कौन सा हम पैटर्न यूज करते हैं? बर्न कट, कॉर्मेंट कट, फैन कट, रिंग ड्रिलिंग। तो टनल्स में हम जो है तो कॉर्मेंट कट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ड्रिलिंग पैटर्न इज एप्लीकेबल फॉर सब लेवल स्टॉपिंग? सब लेवल स्टॉपिंग के लिए कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न जो है तो एप्लीकेबल है? सब लेवल स्टॉपिंग के लिए कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न एप्लीकेबल है? वर्टिकली रिंग ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल रिंग ड्रिलिंग, पैन ड्रिलिंग, कॉर्मेंट ड्रिलिंग। तो सब लेवल स्टॉपिंग के लिए आपका जो है तो कौन सा ड्रिलिंग बेस्ट है? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्टिकली रिंग ड्रिलिंग। रिंग ड्रिलिंग बेसिकली आपकी दो टाइप की होती है। रिंग ड्रिलिंग आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। और ये जो सब लेवल स्टॉपिंग की बात कर रहे हैं, ये आपका मेटल माइंस में होता है। तो बस आप नाम याद रखिए और कुछ नहीं। श्रिंकेज स्टॉपिंग के लिए अपन कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज करते हैं? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, पैन ड्रिलिंग, कॉर्मेंट ड्रिलिंग। तो इसमें अपन हॉरिजॉन्टल रिंग ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, which device is used for making a hole in cartridge to insert the detonator? कार्ट्रिज में डिटोनेटर डालने के लिए हम होल करते हैं, तो वो होल करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? क्रिम्पर, डिटोनेटर, प्रिकर, टूथपिक। हलवा क्वेश्चन है भाई। बोलते बोलते गर्मी लगने लगी। प्रिकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस? चार्जेस का प्रिपरेशन करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? More than one cartridge is inserted in the hole. Lead of detonator is tied around the cartridge. Lead of detonator. Electrical detonator is used to prepare the primer cartridge. Detonator is inserted in the base charge. सूजी है तुम्हारी सूजी।
सूजी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, होल में भाई एक से अधिक कार्ट्रिज तो आप डालते ही हो। जो लीड होता है डिटोनेटर का, हमेशा उसको हम जो है कार्ट्रिज के चारों तरफ लपेट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिटोनेटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्राइमर कार्ट्रिज को हम प्रिपेयर कर सकें, ठीक है, या फिर प्राइमर कार्ट्रिज को चार्ज करने के लिए। डिटोनेटर इज इंसर्टेड इन द बेस चार्ज। जिस डिटोनेटर जो है काहे में इंसर्ट किया जाता है, बेस चार्ज में। तो ये तो गलत है यार, डिटोनेटर तो प्राइम चार्ज में जो है इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू फॉर चार्जिंग शॉर्ट होल। शॉर्ट होल चार्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। डायरेक्ट इनिशिएशन, प्राइमर इज इंसर्टेड एट द एंड। डायरेक्ट इनिशिएशन में जो प्राइमर है वो हमेशा एट दी हम लास्ट में डालते हैं होल में। ठीक है, इनवर्स इनिशिएशन में प्राइमर को हम सबसे बॉटम में डालते हैं होल के। डायरेक्ट इनिशिएशन में फायर डैम को इग्नाइट करने का रिस्क रहता है। डायरेक्ट इनिशिएशन से आपके ब्लोन आउट शॉट्स का रिस्क भी घटता है। एट द एंड का मतलब सबसे लास्ट में डालेंगे इसको, समझे। डायरेक्ट इनिशिएशन एट द एंड का मतलब सबसे लास्ट में डालेंगे। सबसे लास्ट का मतलब समझ रहे हो। ये और फाइनली मेरा प्राइम चार्ज जो है इसको डाला मैंने और स्टेमिंग कर दिया। ठीक है, इनवर्स इनिशिएशन, ये मेरा प्राइम चार्ज डाला, अब बेस चार्ज डाल रहा हूं और स्टेमिंग कर दिए। डायरेक्ट इनिशिएशन में बोलता है कि भाई रिस्क होता है फायर डैम को इग्नाइट करने का। तो रिस्क होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है फायर डैम को इग्नाइट करने का। क्यों? क्योंकि आपका जो फायर डैम्प है, फेस के चारों तरफ तो आप चेक करोगे, ठीक है, अंदर लेकिन होल के अंदर यहां कहीं अगर फायर डैम्प है तो एक दिक्कत हो जाएगा ना। वो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्या पता इसी को इग्नाइट कर दे, अंदर एक पॉकेट हो छोटा सा उसी को इग्नाइट कर दिया होल के अंदर, या फिर यहाँ कहीं पॉकेट है रिश्ते हुए यहाँ पे आ गया। तो फायर डैम को इग्नाइट करने का रिस्क इसमें नहीं रहता है क्योंकि डिटोनेटर तो यहाँ है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पावरफुल भी यही है। डायरेक्ट इनिशिएशन आपका ब्लोन आउट शॉट्स को रिस्क को रिड्यूस करता है। तो भाई साहब ये बिल्कुल रिस्क को रिड्यूस करता है ब्लोन आउट शॉट्स के। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिटोनेटर का मुंह इधर की तरफ होता है, तो ये जो है सभी को तरतराते हुए उड़ा देता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ब्लोन आउट शॉट बाहर की तरफ किसी चीज को नहीं फेंकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल रिस्क को रिड्यूस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फायर डैम को इग्नाइट नहीं करता डायरेक्ट, मतलब इग्नाइट करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट इनिशिएशन हैज रिस्क ऑफ इग्नाइटिंग फायर डैम। डायरेक्ट और इनवर्स के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में करेंगे इसके बारे में डिस्कस। तो अभी के लिए बस थोड़ा बहुत इतना जितना बताया उतना समझिए, बाकी इसके बारे में हम डिटेल में कल डिस्कशन करेंगे। इसका भी वीडियो अगर कहीं मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा पूरी समझाने की। वैसे भी कल डाउट क्लास होनी है,
अरे रुक भाई, अरे मैंने कहा डायरेक्ट इनिशिएशन जो है तो अगर करते हो तो फायर डैम्प को इग्नाइट करने का चांसेस नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि रहता है। ठीक है, ओके बाय आदित्य, बाय राहुल। ड्यू टू विच रीजन ब्लोन आउट शॉर्ट्स अकर, निम्न में से किन चीजों के कारण ब्लोन आउट शॉर्ट्स होते हैं? अंडर चार्ज, ओवर चार्ज, कनेक्शन डिफेक्ट, क्रैक्स इन होल, ऑल ऑफ द अबव। ब्लोन आउट शॉर्ट किन कारणों से हो सकता है? कनेक्शन में अगर डिफेक्ट है, ब्लोन आउट शॉर्ट है क्या? एक्सप्लोसिव को बाहर फेंकना। ब्लोन आउट शॉट क्या है भाई? एक्सप्लोसिव पूरा का पूरा बाहर फेंक देना। कनेक्शन में अगर डिफेक्ट होगा, ठीक है, तो क्या एक्सप्लोसिव बाहर फेंकेगा? वो तो मिस फायर हो जाएगा। एक्सप्लोसिव स्टेमिंग मटेरियल पूरा बाहर, है ना? तो कनेक्शन में डिफेक्ट है तो वो तो मिस फायर हो जाएगा। होल में अगर क्रैक है तुरंत आंसर पलटे हो। अंडर चार्ज एंड ओवर चार्ज, मतलब बहुत ज्यादा चार्ज अगर कर देते हो तो उस केस में आपका ये दिक्कत आती है, कम चार्ज कर देते हो तो उस केस में भी आपको ब्लोन आउट शॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे ही गलती करके आते हो यार। निम्न में से एक्सीडेंट के कॉमन कॉजेस क्या हैं? नॉट टेकिंग प्रॉपर शेल्टर, फॉलिंग, फेलिंग टू वार्न पर्सन्स, direct initiation reduces risk of blown out shot, and carelessness in handling detonators, all of the above। तो इन सभी चीजों के कारण आपका जो है तो एक्सीडेंट होता है माइंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के कारण जो है तो एक कॉमन कॉज नहीं है एक्सीडेंट का, निम्न में से कौन सा चीज नहीं है? आप एक्सप्लोसिव वैन में जब लोडिंग कर रहे होते हो तो उस समय केयरलेसनेस शो करते हो। इंस्पेक्शन फेज का जो है तो तुरंत ही करते हो ब्लास्टिंग के बाद। ठीक है, एकदम तुरंत पहुंच गए। डीलिंग विथ सॉकेट्स, सॉकेट्स से जब डील करते हो। डीलिंग विथ मिस फायर्ड शॉट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉकेट क्या होता है कि एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो गया भाई साहब, कुछ नहीं बचा, बस खाली है, खोखला होल। ठीक है, एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ बट होल दिख रहा है मुझे। एक्सप्लोसिव पूरा ब्लास्ट हो गया बट होल दिख रहा है। ठीक है, तो सॉकेट से डील करते समय हमें एक्सीडेंट का कॉज नहीं दिखता है, हाँ, लेकिन मिस फायर्ड शॉट से जब हम डील करते हैं तब एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, हाफ जला नहीं है, एक्सप्लोसिव जल गया है, होल बचा हुआ है। हाफ जला है वो तो मिस फायर्ड है। हाँ, तो कॉमन कॉज क्या नहीं है एक्सीडेंट का?
अगर थोड़ा बहुत भी अगर एक्सप्लोसिव है तो वो तो मिस फायर हो गया ना। अब तुम्हें मिस फायर से तो डील करना पड़ेगा भाई। ये भी एक्सीडेंट का कारण है, ये भी एक्सीडेंट का कारण है। तुरंत ही पहुंच गए, ब्लास्टिंग के तुरंत पहुंच गए, ठीक है। और आपका मिस फायर्ड शॉट जो होता है, उससे जब डील करते हो, उसके पास जब जाते हो, तब भी आपका एक दिक्कत हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें कहां से होगा? अरे हमारे माइंस में अब आप सॉकेट देखे हो जब माइंस में अंदर जाते हो कभी कभार। जस्ट एक आपको मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। माइंस में जब कभी भी अंदर गए हो, अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, माइंस में जब अंदर जाते हो तो देखे होगे कुछ कुछ पिलर्स में ऐसे खाली होल बने रहते हैं। होल है, उसमें आप अपनी लाठी डाल देते हो कभी कभार, देखे होगे अगर ध्यान से माइंस में गए होगे, ठीक है। होल दिखाई देता है खाली खाली पिलर्स में, पिलर में होल दिखाई देगा। ये पिलर है, पिलर में आपको ऐसे एक होल दिखाई देगा, वही तो सॉकेट है, वही तो है सॉकेट। ओपन कास्ट में क्या होता है, अब ओपन कास्ट का ही बताता हूं कैसा दिखता है सॉकेट ओपन कास्ट में। सॉकेट से हम लोग नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं जाती है ओपन कास्ट में। जैसे मैंने ब्लास्टिंग किया, तो ब्लास्टिंग करने के बाद कभी कभार ना ऐसे ये ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता है कभी कभार। तो इसमें क्या होता है कि मेरा सॉकेट ऐसे एक होल होता है बीच में, है ना। यहाँ पे मैं खड़े होके जब देखूंगा तो एकदम आर पार दिखाई देगा इसके। कहाँ है इसमें एक्सप्लोसिव? फूट गया वो, एक्सप्लोसिव फूट गया, मिस फायर एक्सप्लोसिव बचा रह गया, सॉकेट एक्सप्लोसिव जल गया, खत्म है, होल बचा रह गया। मतलब कि एक्सप्लोसिव फूटा तो, बट उसने होल को नहीं फोड़ा। दोनों में डिफरेंस समझो। एक्सप्लोसिव फूटा तो, बट उसने होल को नहीं फोड़ा। मिस फायर एक्सप्लोसिव उसमें है, बिल्कुल। नहीं, मैं किसी गलत नहीं कह रहा भाई। अगर एक्सप्लोसिव बचा रहेगा तो वो तो एक मिस फायर की कैटेगरी में आ गया ना, कि एक्सप्लोसिव बचा है। ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, हम लोगों को भी ये चीज दिक्कत देखने को पड़ती है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे अब एक्सप्लोसिव क्या करता है, अब एक होल है, एक्सप्लोसिव, अरे रुक जा भाई, समझ ले यार आयुष, समझा दूं मैं इनको थोड़ा, फिर बढ़ते हैं आगे। जब ये एक्सप्लोसिव फूटेगा इस होल में, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, 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 इसको मारेगा। मतलब पूरे वॉल में ये पूरा अपना इंटेंसिटी मारता है, हाई प्रेशर के साथ गैस रिलीज करता है। यही काम है ना एक्सप्लोसिव का, बेसिकली हाई प्रेशर के साथ गैस को एकदम तड़ाक से छोड़ेगा, तो फूटेगा ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा चारों तरफ। लेकिन अगर मान लो, जस्ट सपोज कि आपका ऐसा है कि भाई यहां पे कहीं क्रैक है, ठीक है, ये क्रैक है, तो आपके एक्सप्लोसिव की जो हाई प्रेशराइज्ड गैस निकल रही है वो क्या हुआ, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा होल, बगल वाला होल ऐसा फूटा कि उसने इसमें क्रैक दे दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो गैस क्या होगी, जो सबसे आसान रास्ता मिलेगा वो गैस उधर से भाग लेगी कि नहीं भागेगी? बिल्कुल भागेगी। तो वो पत्थर को क्यों फोड़ेगी? तब बच जाता है आपका खाली एक होल, पत्थर को नहीं फोड़ पा रही है वो।
क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। मेरा सीधा हिसाब है, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो मना कर दूंगा यार, नहीं बनता। हाँ हेमंत, तू कहाँ था मेरे भाई? मैं क्या बता रहा हूँ इतनी देर से। मेरे दोस्त, तुम मिलो अब। चलो आगे देखते हैं। हेमंत मैम, अगर डाउट एक बार वीडियो देख लेना, अगर डाउट होता है तो आप पूछ लेना फिर से, मैं बस कल समझा दूंगा, ठीक है? विच आर द रीजंस फॉर मिस फायर ऑफ शॉट्स? शॉट्स के मिस फायर के रीजन क्या हैं? डिफेक्टिव फायरिंग एक्सप्लोडर, फायरिंग एक्सप्लोडर आपका खराब है। डिफेक्टिव डिटोनेटर एंड बैड क्वालिटी एक्सप्लोसिव, आपका डिफेक्टिव डिटोनेटर और एक्सप्लोसिव भी बैड क्वालिटी का है। ब्रोकन लेड्स, डिफेक्टिव एंड ब्रोकन शॉर्ट फायरिंग केबल, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपका चाहे एक्सप्लोडर खराब हो, चाहे डिटोनेटर खराब हो, चाहे एक्सप्लोसिव खराब हो, चाहे आपके तार टूटे हो डिटोनेटर के, शॉर्ट फायरिंग केबल के, या डिफेक्टिव हो, इन सभी कारणों से आपको मिसफायर देखने को मिल सकता है। टूटा ही नहीं एक्सप्लोसिव। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ब्लास्टिंग इन केस ऑफ फ्यूज ब्लास्टिंग? डिटोनेटिंग फ्यूज। अरे इसमें क्वेश्चन अधूरा है क्या? लग रहा है ऐसा मेरे को। ये वाला मैं आपको जो है तो, ये वाला क्वेश्चन डिस्क्वालिफाइड है अभी के लिए, ठीक है? ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बट मैं इसको थोड़ा कल समझ के फिर एक बार बताऊंगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक्सप्लोडर का एग्जामिनेशन 3 महीने में एक बार होना चाहिए। सेफ्टी फ्यूज के केस में अगर आप ब्लास्टिंग करते हो अंडरग्राउंड कोल माइंस, अंडरग्राउंड माइंस में सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल करके, तो ब्लास्टिंग साइट पे आपको घुसने में, मतलब ब्लास्टिंग के बाद आपको 30 मिनट बाद आप अंदर जाओगे, ठीक है? 30 मिनट बाद आप अंदर जाओगे। मिस फायर डिटेक्ट करने पर, ठीक है, रिलीविंग होल सबसे पहले मारा जाता है और तुरंत ही मिस फायर से डील किया जाता है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के केस में आपको ब्लास्टिंग साइट में अगर जाना है ब्लास्टिंग के बाद, तो 5 मिनट बाद जाएंगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो मिस फायर से हम डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। पहला अटेम्प्ट हमारा ये नहीं होता। पहला अटेम्प्ट हमारा क्या होता है कि शॉर्ट फायरिंग केबल से बकायदा फिर से एक बार कनेक्शन करेंगे, फिर उसको ब्लास्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर तब भी वो ब्लास्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे? रिलीविंग होल मारोगे, तब जाके आप रिलीविंग होल मारते हो, रिलीविंग होल मारते हो 0.3 मीटर की दूरी पर। पानी पी लूं यार, गला सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते, सवेरे से इतना चिल्लवाते हो। 1 सेकंड में आया। हो गया, क्लास हो गई है खत्म। जिसको जाना हो जा सकते हैं। बताता हूं मैं रिलीविंग होल। बाकी अभी चलिए, अब आते हैं जिसको कल कल मतलब कल जिसको नहीं समझ में आया। क्या?
क्या नहीं समझ में आया? पूछो क्या। प्राइम चार्ज। प्राइम चार्ज जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए है वीडियो आज का। हालांकि आप लोग खुद भी देख सकते हो यूट्यूब पे एक बार जाके, है ना। कहिए तो मैं लोकेशन बता दूं। हाँ, अब हम देखते हैं ब्लास्टिंग इन माइंस। ठीक भाई। वो यार देखो एमसीक्यू, पर्टिकुलरली एमसीक्यू है। अब अगर कहोगे तो कर दूंगा बट मुझे जरूरी नहीं लगता। आओ थोड़ा सा ब्लास्टिंग समझते हैं। कहाँ गया है ये लड़की? कौन है? रजनी चौधरी। कौन सा वीडियो था यार, कहाँ गया वो वीडियो? अच्छा बताया उसने। इसी में था क्या? नहीं ना, ये तो टोपी पहना वो बंदा था। ये नहीं। मस्त बंदे ने मस्त डाला था वीडियो। चलो इसी को देखो अभी तो। लेट्स ब्लास्ट का। अरे मोबाइल में था ना वो, उसमें कहाँ हिस्ट्री आएगी। अरे वाह। बढ़िया है आप फोरमैन है तो। चलो भाई फटाक से कर। मेरी 400 तो जीमेल आईडी चलती है, उसमें अलग, मोबाइल में अलग, इसलिए हिस्ट्री नहीं आएगी। भाई तेरा ड्रिलिंग हो गया? ये देखते हैं, ये ड्रिलिंग हो गया। अब ड्रिलिंग के बाद का सीन देखिए। एएनएफओ लाए हैं, एएनएफओ यूज करेंगे आज हम अपनी माइंड में। ये आपका डिटोनेटर हर एक होल के पास रख देगा। ठीक है। हैं? अच्छे। रात में अलग दिन में अलग है। ये देखिए इस प्रकार क्या गजब का सीन है यार। ड्रोन से खींचा जैसे कोई। ये आपका स्टेमिंग रॉड, ये ऐसे डिटोनेटर डाले, ये प्राइम चार्ज आपका। ए भाई रुक 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 रुक। बहुत तेजी से कर ले गया यार। हमारा सागर नहीं देख पाएगा तो वो आ जाता है। ये स्टेमिंग रॉड, इसकी मदद से होल को भी चेक करते हैं।
ये और चेक करते हैं कि मेरा होल पूरा है कि नहीं, जितने मीटर का मैंने किया है। ठीक है, स्टेमिंग रॉड से ही अपन मेजर करते हैं। ये डिटोनेटर डाला एक्सप्लोसिव में और उसको तड़ाक से फेंक दिया। ये दूसरा डिटोनेटर, दूसरे होल का डिटोनेटर ये कनेक्ट किया उसने, ये देखो। अब ये डालेगा ANFO बेस चार्ज। दिस इज द बेस चार्ज। चलो अब स्पीड बढ़ा ले। ये देखिए फिर डिटोनेटर डाल रहा है इस प्रकार से। हाँ, प्रिकर नहीं यूज कर रहा है, भला बताओ, कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये देखिए छोटे डिटोनेटर में किस प्रकार से ये डालता है। चार्जिंग हो गई भाई। अब ये देखिए, ये मेन चीज थी। ये स्टेमी, ये आपका मतलब हाइट पता करते रहते हैं कि एक्सप्लोसिव कितना गया। ठीक है, जैसे जैसे आप एक्सप्लोसिव डालते जाओगे आप इससे हाइट पता करते रहोगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ डाल दे रहा है हम लोग, हमेशा पत्थर, पत्थरों को हमेशा अवॉइड किया जाता है। हमेशा लूज मटेरियल ही डालेंगे आप। ये लीड वायर को अपन ने ज्वाइन करके कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अरे इसी वो एक्सप्लोडर है। अच्छा, बहुत तगड़ा एक्सप्लोडर है यार। फिर मशीन आ रही है, उठा के लोड कर दी। नहीं, मेन मेरे को प्राइम चार्ज दिखाना था कि आप लोग जो प्राइम चार्ज में कंफ्यूज होते हो कि प्राइम चार्ज है क्या। तो प्राइम चार्ज जो सबसे नीचे डाला 183 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। बेसिकली आपका लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव जो होता है, ये क्या करते हैं, हम लेते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल लेते हैं। ठीक है, और ये कंबस्टिबल मटेरियल जो है, इसमें हम दूसरा लेते हैं लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। और कंबस्टिबल मटेरियल में कंबस्टिबल मटेरियल क्या करता है, लिक्विड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, रुई जैसा होता है। ठीक है, अब ये जैसे ही हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ये जो मटेरियल हमें मिला है, ठीक है, LOX लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव, इसका जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस हाई टेम्परेचर के साथ रिलीज करता है। इसका जो VOD होता है, लगभग VOD इसका 5000 मीटर पर सेकंड का इसका VOD होता है। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, अगर इसके यूजर्स की बात करें, ठीक है, तो इट्स यूज्ड इन रिमूवल ऑफ ओबी, ओबी रिमूवल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेरीज ऑफ कोल एंड मेटल माइंस में इसका यूज होता है।
इसका इस्तेमाल हम जो है तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली इंडिया ऑक्सीजन लिमिटेड जो है तो ये बनाती है, ठीक है। स्मॉल कार्ट्रिजेस होते हैं जिनका डाया 25 mm से 90 mm के आसपास होता है, और दूसरा लार्ज कार्ट्रिजेस बनाता है 100 mm से 210 mm का जो है तो कार्ट्रिजेस ये बनाता है। अब क्या करते हैं कि भाई देखो, एलओएक्स का दिक्कत ये है कि इसमें से ऑक्सीजन तुरंत ही गैस बन के उड़ जाती है। जैसे ही आप इसको निकालोगे ऑक्सीजन को, मतलब एलओएक्स को, हवा में आते ही ना ऑक्सीजन भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। बिल्कुल यूज होता है, करना चाहो तो करो, ठीक है। भाप बन के उड़ जाता है। तो इसलिए क्या करती है कंपनी इंडिया ऑक्सीजन लिमिटेड, ये छोटे छोटे डिपॉट्स बना के रखती है। मतलब जहां पर भी माइंस है, जिस माइंस में भी यूज करना है वहां पे डिपॉट्स बना के रखेगी उसके आसपास। तो वहां से तुरंत ही इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एब्जॉर्बेंट में जो है तो मिक्स करके, या उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवा कर, ठीक है। जो एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्बेंट, वो क्या होता है, वो या तो वो एक प्रकार का सेल्यूलोसिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस है सेल्यूलोसिक सब्सटेंस, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका जूट हो सकता है, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो सकता है। फिर इसमें हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स और मेटलिक पाउडर्स ऐड करते हैं ताकि ये और अच्छे से वर्क कर सके। कोल माइंस में यूज करने के लिए इसमें जो एब्जॉर्बेंट यूज होता है वो एब्जॉर्बेंट है लॉक्साइट सी नाम का एक एब्जॉर्बेंट आता है, वो यूज होता है। इसका मेन काम क्या होता है लॉक्साइट सी का, टू रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है। कोल माइंस में यूज भी करना है तो टेम्परेचर रिड्यूस करने वाला लॉक्साइट सी एब्जॉर्बेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है। कोल माइंस में एलओएक्स का मैगजीन कभी भी नहीं बनाया जाता, ठीक है। एलओएक्स का मैगजीन कोल माइंस में नहीं बनाया जाता है। रेगुलेशन में अंडरग्राउंड के लिए लिखा है, मना कर दिया है, ठीक है। और डीजे देशमुख बहुत पुरानी किताब है यार, ठीक। तो इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन जो चीजें हैं उनको जान लीजिए जो जरूरी है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, अंडरग्राउंड से रिलेटेड नहीं आएंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव में आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो कंबस्टिबल मैटर इज एब्जॉर्ब विथ लिक्विड ऑक्सीजन, कंबस्टिबल मैटर को लिक्विड ऑक्सीजन पे में एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। रिएक्शन होने पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस रिलीज होती है हाई टेम्परेचर के साथ। वीओडी इसका 5000 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है। इट कैन बी यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड कोल माइंस में यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्जॉर्बेंट कार्ट्रिज इन लॉक्स। मतलब लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव में अब्जॉर्बेंट कार्ट्रिज, अब्जॉर्बेंट क्या है बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूं मैं। तो सेल्यूलोसिक सब्सटेंस, जूट स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस निम्न में से किस एक्सप्लोसिव को जलाने के लिए बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है? एएनएफओ, एसएमएस, लॉक्स, एसएमई। तो लॉक्स को जलाने के लिए बूस्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, शेल्फ लाइफ कितनी होती है लॉक्स की? ओपन में अगर उसको रख दो तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 2 साल, 1 साल, कितनी होती है?
तो लॉक्स की सेल्फ लाइफ जो है तो कितनी होती है? लॉक्स की सेल्फ लाइफ जो है तो ओपन में आने पर 1 घंटा बस होती है, 1 घंटे बाद वो बेकार हो जाता है। लॉक्स के बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स के आपका लॉक्स अच्छा है कि बेकार है ना, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किन चीजों पे डिपेंड करती है? पहला तो टाइम गैप। किस चीज का टाइम गैप? मतलब आपका जो फायरिंग है और रिमूवल ऑफ कार्ट्रिज फ्रॉम सोकिंग वेसल, मतलब बर्तन में से निकाल के उसको फिर चार्जिंग वार्जिंग करके सब कुछ स्टेमिंग विस्टेमिंग करके फायरिंग करने तक का जो समय है, इतने समय में आपका लॉक्स जो है खराब हो जाता है। इसको बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। लार्ज बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होल्स अगर आपको एक बार में चार्ज करके ब्लास्ट करने हैं तो लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भाई चार्जिंग स्टेमिंग फायरिंग में बहुत टाइम लगता है, तो ऑक्सीजन तो तब तक इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इन चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरा, इसकी अच्छी बात यह है कि ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। ओपन कास्ट माइंस में हाई स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी। इसको फायर करने के लिए आप डिटोनेटर भी यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी फ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी मदद से फायर किया जा सकता है। वाटरी होल्स के लिए सुटेबल नहीं है। वाटरी होल्स में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना चाहते हो तो पॉलीथीन बैग्स में, पॉली बैग्स में जो है तो पैक करके फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर 3 मीटर से ज्यादा गहराई वाले होल में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डीएफ का इस्तेमाल करके इसको ब्लास्ट करोगे। आपका होल जितना ज्यादा कन्फाइंड होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाता है, लॉक्स की क्वालिटी की गिरावट में कमी देखने को मिलती है। जल्दी से उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है जितना ज्यादा कन्फाइंड होल होगा। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आपका O2 जो है तुरंत ही इवेपोरेट होकर निकलना चालू कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लॉक्स। लॉक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इसका कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है टाइम गैप पे। किसके? फायरिंग एंड रिमूवल ऑफ कार्ट्रिज फ्रॉम सॉकिंग वेसल। इट इज सुटेबल फॉर वाटरी स्ट्राटा। लॉक्स डज नॉट रिक्वायर अ बूस्टर। Not suitable for large blast due to consumption time, charging and firing is more. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाटर स्टार्टर में सुटेबल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको टो ना नहीं चाहिए, अगर आप ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हो और आपको टो नहीं चाहिए, तो आप किस प्रकार के होल्स ड्रिल करेंगे? होल्स में क्या करेंगे ऐसा? भाई चार्जिंग पर होल आप इंक्रीज कर देंगे या सबग्रेड ड्रिलिंग करेंगे, है ना, या फिर ये डिपेंड करता है टो बनेगा कि नहीं किस पे, स्पेसिंग और बर्डन पे, या इन सभी चीजों को मैनेज करेंगे। तो आपको सबग्रेड ड्रिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सबग्रेड ड्रिलिंग करके आप जो है तो टो को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज्ड वेयर अल्टरनेट सॉफ्ट एंड हार्ड स्ट्राटा आर फाउंड। अगर आपका सॉफ्ट और हार्ड स्ट्राटा है, मतलब इस प्रकार से आपका होल है, अब यहाँ पे सॉफ्ट स्ट्राटा है, फिर यहाँ पे ऊपर हार्ड स्ट्राटा आ गया, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्ट्राटा आ गया, फिर हार्ड स्ट्राटा आ गया, फिर सॉफ्ट स्ट्राटा आ गया। तो ऐसे केसेस में आप जो है तो कौन सा ब्लास्टिंग करेंगे? डेक लॉडिंग या फिर एयर ब्लास्टिंग या फिर स्प्लिटिंग टेक्निक या फिर लाइन ड्रिलिंग? तो आपका इस केस में आप क्या करोगे? डेक लोडिंग करोगे, मतलब कहीं पे एक्सप्लोसिव, फिर स्टेमिंग, फिर एक्सप्लोसिव, फिर स्टेमिंग, इस टाइप से अपन करते हैं। ठीक है, बीच बीच में खाली जगह छोड़ देंगे चार्जिंग वगैरह करके, जहां पे हार्ड है वहां वहां पे ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है,
तो इसको डेक लोडिंग कहा जाता है। हु विल गिव वार्निंग बाय सायरन बिफोर ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग के पहले सायरन बजा के वार्निंग कौन देगा? शॉट फायरर, मैनेजर, अंडर मैनेजर या फिर सभी को देना है? ब्लास्टिंग के पहले सायरन बजाकर वार्निंग कौन देगा? तो ब्लास्टिंग के पहले सायरन बजाकर वार्निंग किसके द्वारा दी जाती है? शॉट फायरर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स शॉट फायरर शैल गिव वार्निंग बिफोर ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग के पहले शॉट फायरर जो है तो कम से कम कितनी बार वार्निंग देगा? कम से कम कितनी बार देगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कब कब देगा? कब कब देगा? कितने कितने समय पर देगा? सबसे पहली वार्निंग कितने मिनट पहले देगा? तो दो ही ना हुए। पहला तो हो गया 30 मिनट्स में, ठीक है। दूसरा हो गया 5 मिनट पे। तीसरा? सेकंड 10 मिनट है। यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है डीजे देशमुख में। अगर 10 मिनट हो तो कहीं भेजो फिर, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है ऐसा कुछ डाटा, सर्कुलर मेरे से आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कम से कम 3 बार होता है, ठीक है। मिनिमम आपको 3 बार कम से कम देना है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, एटलीस्ट हाउ मच टाइम बिफोर ब्लास्टिंग शॉट फायरर शैल गिव वार्निंग बाय सायरन? ब्लास्टिंग करने के कितने समय पहले, कम से कम कितने समय पहले जो है तो आपको सायरन के द्वारा शॉट फायरर को जो है तो देना है वार्निंग? 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट? तो 30 मिनट पहले कम से कम जो है तो उसको देना है, कम से कम 30 मिनट पहले से स्टार्ट कर देगा सायरन बजाना। In which type of secondary blasting prime cartridges are kept on the surface of boulder for breaking it? किस टाइप की, किस प्रकार के सेकेंडरी ब्लास्टिंग में आपका जो प्राइम कार्ट्रिज है उसको बोल्डर के सरफेस पे बड़ा सा पत्थर निकल आया यार ब्लास्टिंग करने पर, उसके ऊपर मैंने अपना प्राइम कार्ट्रिज रखा और ऐसे मिट्टी से ढक दिया, तो ये कौन सी ब्लास्टिंग कहलाती है? पॉप शूटिंग, प्लास्टर शूटिंग, डेक लोडिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये जो है तो क्या कहलाता है आपका? प्लास्टर शूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सेकेंडरी ब्लास्टिंग में बोल्डर में हम होल ड्रिल करके फिर चार्जिंग करते हैं? बोल्डर है उसमें ऐसे होल ड्रिल किया और फिर चार्जिंग कर दिया, तो किस टाइप की? प्लास्टर शूटिंग, पॉप शूटिंग, डेक लोडिंग, ऑल ऑफ द अबव? तो पॉप शूटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि बोलता है कंट्रोल ब्लास्टिंग जो है तो निम्न में से किन जगहों पर प्रेफर किया जाता है? तो आपको जहां पे रूफ कंट्रोलिंग मेजर्स लेने होते हैं, कदम उठाने होते हैं ऐसे कि रूफ आप कंट्रोल कर सको, रूफ पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। जब कभी भी आपको वाटर लेवल के नीचे ब्लास्ट करना होता है तब आप कंट्रोल ब्लास्टिंग करोगे। जहां पर रूफ फेस साइड्स का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है वहां पर करोगे, या फिर इन सभी जगहों पर करोगे? तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन सभी जगहों पर हमें जो है तो कंट्रोल ब्लास्टिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच फैक्टर्स अफेक्ट कंट्रोल ब्लास्टिंग? कंट्रोल ब्लास्टिंग निम्न में से किन चीजों पर डिपेंड करता है? पहला चीज तो जियोलॉजी, दूसरा टाइप ऑफ एक्सकवेशन, तीसरा आपका एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज, चौथा आपका बेंच पैरामीटर्स, या फिर इनमें से सभी पर डिपेंड करता है? तो आपका कंट्रोल ब्लास्टिंग जो है तो किस पे डिपेंड करता है? इनमें से सभी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अफेक्ट
करते हैं, ये सारे फैक्टर्स ही अफेक्ट करते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग, निम्न में से कंट्रोल ब्लास्टिंग का मेथड कौन सा नहीं है? प्री स्प्लिटिंग, स्मूथ वॉल ब्लास्टिंग, एयर डेकिंग या फिर बफर ब्लास्टिंग। कंफ्यूज्ड? कैसे सागर, सी कैसे है? सी इज द राइट आंसर। सी ऐसे है, देखो ये है एक प्रकार का कंट्रोल ब्लास्टिंग ही, बट आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी, एक होता है मेथड और दूसरा होता है टेक्निक। तो एयर डेकिंग या डेक चार्जिंग ये टेक्निक है, ये एक टेक्निक है, ठीक है। इसीलिए एयर डेकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पूछा है मेथड, नहीं है, तो मेथड तो यही नहीं है भाई, ये तो एक टेक्निक है, ठीक है। टेक्निक अलग चीज होती है और मेथड अलग चीज होती है। व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर पेरीमीटर ब्लास्टिंग? पेरीमीटर ब्लास्टिंग करना है अगर आपको, मतलब अगर आप पेरीमीटर ब्लास्टिंग कहीं पर करते हो तो आपको मेन टारगेट क्या होता है? पेरीमीटर ब्लास्टिंग क्यों करना चाहते हो? ताकि बैक ब्रेक को रिड्यूस कर सकें और चार्ज की क्वांटिटीज को घटा सके, चार्जिंग की जो क्वांटिटी है। एक्स्ट्रा होल्स ड्रिल करते हो ताकि आप चार्ज पर होल रिड्यूस कर सको। इनिशिएशन जो पेरीमीटर होल्स का है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिलीफ मिले बर्डन से, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मेन टारगेट यही होता है पेरीमीटर ब्लास्टिंग के। ये सारे के सारे पेरीमीटर ब्लास्टिंग के अप्रोचेस हैं, क्यों हम पेरीमीटर ब्लास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कि बोलता है which method of control blasting consists of drilling a row of closely spaced holes along the final excavation limits and not loading the holes with explosive। मतलब कि यहाँ पे बोलता है कि फाइनल एक्सकवेशन लिमिट, मतलब कि मुझे ये बेंच ब्लास्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लाइंस लास्ट में क्या करूंगा, लास्ट में क्या करूंगा, मैं यहाँ पर होल्स ड्रिल करूंगा और इनमें चार्जिंग नहीं करूंगा, बाकी के होल्स में चार्जिंग करूंगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? एक लाइन से ऐसे होल्स बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? कौन सा मेथड है कंट्रोल ब्लास्टिंग का? प्री स्प्लिटिंग, लाइन ड्रिलिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, पोस्ट स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर लाइन ड्रिलिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। लाइन ड्रिलिंग ही की डेफिनेशन है ये लाइन ड्रिलिंग की डेफिनेशन है। अगर आपने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्लास्टिंग टेक्निक में जो होल का बॉटम है उसमें हम स्पेसिफिक क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव भर देते हैं और बाकी का जो पार्ट है होल का उसको हम खाली रखते हैं, एकदम पूरी तरह से खाली रहता है। मतलब कि एकदम ये आपका होल हो गया, यहाँ नीचे आपने एक्सप्लोसिव भर दिया, यहाँ पे ऊपर आपने ढक्कन जैसे क्या लगा दिया, स्टेमिंग कर दिया, ठीक है, बाकी पूरा खाली है ताकि ये फूटे तो यहाँ पे अंदर पूरा इधर उधर भागे, ठीक है। तो एयर डेकिंग करेंगे, डेक चार्जिंग करेंगे या फिर लाइन ड्रिलिंग करेंगे या प्री स्प्लिटिंग करेंगे? तो इसमें होता है एयर डेकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एयर डेकिंग की डेफिनेशन है ये, तो ये भी याद रखिएगा। खाली रहता है तो आसानी से आपको बार बार जो शॉकवेव्स निकाल रही है वो झटका मारती है पत्थर को, तो जल्दी टूटता है और अच्छे से टूटेगा। विच ब्लास्टिंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर कास्ट ब्लास्टिंग इन हाई ड्रैगलाइन बेंचेस? हाई ड्रैगलाइन बेंचेस में कास्ट ब्लास्टिंग करने के लिए कौन सा ब्लास्टिंग टेक्निक सबसे बेस्ट माना जाता है? डेक चार्जिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग, एयर डेकिंग, लाइन ड्रिलिंग।
तो ऐसी जगहों पर आपका बोलता है कि एयर डेकिंग करिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। कास्ट ब्लास्टिंग के लिए अगर ड्रैगलाइन वाले बेंचेस में आपको ब्लास्टिंग करनी है तो उसके लिए एयर डेकिंग सबसे बेस्ट ब्लास्टिंग टेक्निक माना जाता है। Which of the following is not an application of air decking? निम्न में से एयर डेकिंग का एप्लीकेशन कहां पर नहीं है, कहां पर एयर डेकिंग यूज नहीं करना है? जहां पर आपको फ्लाई रॉक कंट्रोल करना हो, या फिर टनल को ओवर ब्रेक करना हो, या फिर फाइन्स को रिड्यूस करना हो, ठीक है, और कंट्रोल वाइब्रेशन को कंट्रोल करना हो। आपका डेक चार्जिंग कहां पे करते हैं? जहां पे अलग अलग स्ट्राटा हो, ये हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव डाले, स्टेमिंग किए, फिर एक्सप्लोसिव डाले, फिर स्टेमिंग किए, इस टाइप से। तो ये आपका क्या कहलाता है? डेक चार्जिंग, ठीक है। एयर डेकिंग में क्या करते हैं अपन का, ये एक होल, नीचे एक्सप्लोसिव डाले, ऊपर से इसमें ऐसे एक ढक्कन लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक्सप्लोसिव फटेगा तो इसमें से वेव्स निकलेंगी, और ये वेव्स जो है तो आपस में टकराती रहेंगी। खाली है, बीच में पूरा खाली है, हवा भरी हुई है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एयर डेकिंग। तो जहां पर हमें ओवर ब्रेक नहीं करना होता वहां पे हम करते हैं, ठीक है। जहां पे ओवर ब्रेक चाहिए वहां पे हम एयर डेकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। एक बोरी ले लो या लकड़ी ले लो, उससे ढक्कन जैसे लगा दो होल के ऊपर, बस बोरी में रेत या मिट्टी भर के उसको लगा दो ढक्कन जैसे, बस इतना ही सा काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेरीमीटर ब्लास्टिंग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर आपको एकदम वेल डिफाइंड में, मान लीजिए टनल बनाना है, तो मुझे इस प्रकार से बस मुझे पेरीमीटर में, मतलब पेरीमीटर ऑफ द होल, पेरीमीटर ऑफ द मुझे जो रहता है एक्सकवेशन, उसके चारों तरफ बस मुझे क्या करना है कि इससे बाहर मेरा ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्रैक्स भी डेवलप हो रहे हैं बस इसी के अंदर रह जाए, इसी के सीमित रह जाए, इसके बाहर ना जाने पाए। तो ऐसी जगह पे हम पेरीमीटर ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.